हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे ओरिजिनल बुक, प्राइमरी बुक, मतलब एंट्रीज को सबसे पहले कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके जो रूल्स हैं वो हम कर चुके हैं पिछले 3 लेक्चर्स में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैं आपको सारी एंट्रीज, सारी स्टैंड्स फॉर जो +1 के व्यू पॉइंट से हैं, आप सभी एंट्रीज नहीं कर सकते क्योंकि CA, BCom, BBA में सब जर्नल पर ही डिपेंडेंट है। हम वो एंट्रीज करेंगे जो +1 के सिलेबस में स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक टू +1 एंट्रीज, +1 सिलेबस एंट्रीज। रूल यही है जो हमने किए हैं, चाहे कोई भी क्लास की कोई भी एंट्री हो। जैसे स्पाइस, आइडिया ने स्पाइस को टेक ओवर किया, अब आइडिया वोडाफोन बन गया, इनकी भी अपनी जर्नल एंट्रीज होती हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक जर्नल एंट्रीज करेंगे। The first is related to stock. हम वो एंट्रीज करने वाले हैं जो स्टॉक से रिलेटेड है। स्टॉक अकाउंट नहीं होता है, आई रिपीट, स्टॉक अकाउंट नहीं होता है, गुड्स अकाउंट नहीं होते हैं। इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। Related to purchases, related to sales। स्टॉक को परचेजेस और सेल्स में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है समझाने के लिए। तो पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं परचेजेस। परचेजेस की एंट्रीज क्या रहेंगी। कैश परचेजेस, जब भी गुड्स कैश में खरीदे जाएंगे, मैं जब गुड्स की बात कर रहा हूं तो मैं वो गुड्स की बात कर रहा हूं जो बिजनेस से डील करते हैं, मतलब एसेट नहीं, गुड्स। मेरे लिए एसी एसेट है, सर्विसेज परचेजेस हैं। इसको आपको और इजी सिंप्लीफाई करने के लिए, मेरे लिए एसी एसेट है, डीके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एसी गुड्स है। मेरे लिए बुक्स एसेट्स हैं, बुक शॉप के लिए बुक्स गुड्स हैं, स्टॉक है। कैश परचेजेस, द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कैश परचेजेस इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पे नरेशन आएगी, यहां पे अमाउंट आएगी। वो जब हम लेक्चर 2.3 करेंगे तो हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट बीइंग एक्सपेंस, कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि एसेट कम हो रहा है। क्या जरूरी है कि आप कैश में ही गुड्स खरीदें? इज इट नेसेसरी कि आप गुड्स कैश में ही खरीदें? नो। आप गुड्स क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं। इफ यू मेक क्रेडिट परचेजेस, अगर आप क्रेडिट परचेजेस करते हैं तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टू राम। मैं राम पर्सन ले रहा हूं पूरी एंट्रीज में आपको समझाने के लिए। वो डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, बंदे का नाम गिवन होगा जिस बंदे से आपने गुड्स उधार पे खरीदे हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश क्योंकि कैश जा रहा है, टू राम क्योंकि राम मेरी लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, राम को पैसे देने हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, दैट इज नथिंग बट नरेशन।
हो सकता है राम को गुड्स पसंद, मुझे गुड्स पसंद ना आए तो मैं राम को वो गुड्स वापस कर दूंगा, परचेज रिटर्न। एंट्री बनेगी, यहाँ पे है परचेज रिटर्न। व्हाट इज परचेज रिटर्न? रिटर्न आउटवर्ड। व्हाई आउटवर्ड? क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। परचेज रिटर्न मतलब मैंने जो राम से गुड्स खरीदे थे, आई रिपीट, जो मैंने राम से गुड्स खरीदे थे वो मैं वापस कर रहा हूँ। सारे नहीं, कुछ गुड्स वापस कर रहा हूँ। वो गुड्स मुझे पसंद नहीं आए, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी या वट एवर द रीजन इज। एंट्री बनेगी राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। राम को डेबिट क्यों किया? क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम हो गई। मैंने राम को 1 लाख देने थे, मैंने राम को 1 लाख देने थे, अब उसे मैंने 10,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो राम को मैंने 90 देने हैं, मतलब मेरी लायबिलिटी कम होगी। पहले 1 लाख की लायबिलिटी थी, अब 90 की लायबिलिटी है, तो 10,000 कम हो गए। टू परचेज रिटर्न, मेरा खर्चा कम हो गया। परचेजेस मेरे एक्सपेंसेस थे, अब एक्सपेंसेस कम हो गए, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब राम को मैंने कितने पैसे देने हैं? 90, वो बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड एंट्रीज कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हमने तो कंटिन्यू में रखनी है एंट्रीज। शुड वी प्रोसीड? नंबर 4, मैं गुड्स बेचूंगा। कैश सेल्स, आई विल सेल द गुड्स। और जो गुड्स मैंने बेचे वो कैश में बेचे। पैसे आ रहे हैं, एसेट इंक्रीज कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरी इनकम जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा। 2 सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। इसमें सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 लाख के गुड्स 1,20,000 में बेचे तो यहाँ 1,20,000 ही आएगा। 1 लाख के गुड्स 1,20,000 में बेचे तो यहाँ 120 ही आएगा, 1 लाख नहीं आएगा। गुड्स पे जो प्रॉफिट होता है वो इसमें इंक्लूडेड कर देते हैं हम। क्या जरूरी है मैं गुड्स कैश में ही बेचूंगा? इज इट नेसेसरी कि गुड्स कैश में ही सेल हो? यस और नो? नो। गुड्स क्रेडिट में भी सेल किए जा सकते हैं। आई रिपीट, गुड्स क्रेडिट में भी सेल आउट हो सकते हैं। क्रेडिट सेल्स। मैंने शाम को गुड्स बेचे उधार पे, शाम मेरा बन गया डेटर। आई रिपीट, शाम मेरा बन चुका है डेटर। शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट क्यों हो रही है? क्योंकि मेरी इनकम जनरेट हो रही है। वाई सेल्स हैज बीन क्रिएटेड क्रेडिटेड? क्योंकि मेरी इनकम है। और शाम को डेबिट क्यों किया? शाम मेरा डेटर है, एंड डेटर इज एसेट। अगर एसेट इंक्रीज करते हैं तो हम डेबिट करते हैं। आई रिपीट, जब एसेट्स इंक्रीज होंगे तो हम उसे डेबिट करेंगे। हो सकता है शाम को गुड्स पसंद ना आए और शाम मुझे गुड्स वापस कर दे। इज इट पॉसिबल? यस इट इज।
अगर शाम को गुड्स पसंद ना आए और वो मुझे वापस कर दे, रीज़न इज़ क्वालिटी अच्छी नहीं थी, रीज़न इज़ ओवर बिलिंग हो गई थी, हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट किया है, वो मुझे गुड्स वापस कर देगा, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। शाम डेबिट था, अब शाम क्रेडिट हो जाएगा। शाम डेबिट था, अब शाम क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट थी, अब सेल्स डेबिट हो जाएगी, बट हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। एंट्री वुड बी sales return account debit to Shyam's account, being goods sold to Shyam now returned। इसीलिए इसे रिटर्न इनवर्ट कहते हैं क्योंकि गुड्स वापस आ जाते हैं। कुछ याद होगा, हम सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट बनाते हैं क्योंकि शाम क्रेडिट हो रहा है। ये देखिए, सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट बनता है और परचेज रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट बनता है। क्यों? राम को डेबिट किया गया है, शाम को क्रेडिट किया गया है। दैट इज वाई वाइल प्रिपेयरिंग परचेज रिटर्न बुक डेबिट नोट इज क्रिएटेड एंड वाइल मेकिंग सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट इज क्रिएटेड। एनी डाउट? एनीवन? गुड। अच्छा, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, एनी डाउट एनीवन? अगर होंगे भी तो क्या करेंगे, लिख लीजिए। विल टेक अ डाउट सेशन ऑन द सेम नोट। नंबर 1, ये जो रिलेटेड टू स्टॉक एंट्रीज मैंने बताई हैं उसके लिए नोट नंबर 1 लिखिए। ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट, कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन कैश है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है बट पार्टी का नाम मेंशन है तो वो क्रेडिट है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ परचेजेस लिखे हैं तो वो कौन सी परचेजेस हैं? कैश परचेजेस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा बट सेल्स लिखा तो वो कौन सी सेल्स हैं? कैश सेल्स। बट अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम गिवन है, परचेजेस फ्रॉम राम, परचेजेस फ्रॉम काकू, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। नोट नंबर 1, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, if nothing is mentioned about the transaction method of transaction क्या है, कैश है कि क्रेडिट है, then it will be assumed it on cash transaction। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, उसे कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। नंबर 2, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है पर पार्टी का नाम मेंशन है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। इफ party name is mentioned, then the transaction will be considered on credit basis। फिर हम ट्रांजैक्शन को क्रेडिट मानेंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं, क्रेडिट है। थर्ड, अगर कोई भी खर्चा गिवन है, जैसे मैंने सामान खरीदा बदले में कैरेज इनवर्ड पे कर दिया, मतलब सामान लाने का खर्चा, ऑक्ट्रा एक्सपेंसेस, फ्रेट समझते हैं, आने जाने का खर्चा, उसे परचेजेस में प्लस नहीं करना,
उसे सेल्स में माइनस नहीं करना, वो खर्चा अलग रिकॉर्ड होगा। कैसे वो हम बाद में करेंगे। कोई भी एक्सपेंस परचेजेस या सेल से रिलेटेड हो, कोई भी एक्सपेंस गुड से रिलेटेड हो, वो इसमें एडजस्ट नहीं करना, उसे सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? विल डू इट लेटर। इफ any expenses is paid while making purchases or sales, then it should be recorded separately and not adjusted in purchases or sales account। परचेजेस और सेल्स अकाउंट में एडजस्ट नहीं करना है। जैसे कि परचेजेस हुई 1 लाख और 10,000 का खर्चा हुआ, परचेजेस हुई 1 लाख, खर्चा हुआ 10,000, तो 1,10,000 नहीं आएगा, 1 लाख ही आएगा। वो 10,000 हम अलग रिकॉर्ड करेंगे। विल डू इट लेटर। फोर्थ, 1 लाख के गुड्स 150 में बेचे तो सेल्स में 150 आएगा, 1 लाख नहीं। 1 लाख के गुड्स 80,000 में बेचे तो सेल्स में 80 आएगा, 1 लाख नहीं। सेल्स में प्रॉफिट प्लस माइनस करके ही डालेंगे। Any profit or loss on sale of goods, जो गुड्स हमने बेचे हैं उस पर कोई भी प्रॉफिट लॉस हो, should be plus minus while computing sales amount। Separate account will not be opened, separate account will not be opened। 10,000 के गुड्स 11,000 में बेचे तो हम यहाँ पे 11,000 नहीं 11,000 डालेंगे, 10,000 नहीं डालेंगे। 1,000 का प्रॉफिट इसमें एडजस्ट हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अलग अकाउंट नहीं ओपन करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है गुड्स पर, क्योंकि गुड्स पर तो प्रॉफिट लॉस हर ट्रांजैक्शन में ही होगा, इसलिए वो लास्ट में निकालेंगे हम। बिल्कुल। These are the related to stock, the entries related to stock: cash purchases, credit purchases, purchase return, that is return outward, cash sales, credit sales and return outward। Any doubt? Moving on। आई होप आपने नोट्स मेंटेन किए हैं साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं तो ये नोट्स आप साथ साथ मेंटेन कर रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर एक्सप्लेनिंग। नंबर 2, related to debtors or creditors। सबसे पहले क्रेडिटर्स। कितनी एंट्रीज हम कर चुके हैं टोटल? 6। अब मैं 1 नहीं लिख रहा, मैं एंट्री नंबर 7 लिख रहा हूँ। कुछ 20 to 30 की एवरेज है एंट्रीज की। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं।
रिलेटेड टू क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। सबसे पहले हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे। हु आर क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिससे आप गुड्स उधार पे लेते हैं। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिससे आप गुड्स उधार पे लेते हैं। आज पैसे देने का टाइम आ गया। पे टू क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। एंट्री बनेगी क्रेडिटर। कौन क्रेडिटर था? राम। राम से गुड्स लिए थे ना उधार पे। राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम डेबिट हो रहा है क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, हमने राम की पेमेंट की। कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है। हो सकता है राम हमें डिस्काउंट दे दे। राम को देना था 10,000, वो कहता 9500 दे दो चलेगा, तो 500 का मुझे होगा मुनाफा, प्रॉफिट, गेन, इनकम। आई विल कंसिडर इट इनकम। सो द एंट्री वुड बी payment made to creditor at discount। अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं डिस्काउंट में तो एंट्री बनेगी राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि ये हमारी इनकम है। राम डेबिट हो रहा है बीइंग एसेट, लायबिलिटी कम हो रही है। कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये हमारी इनकम है। दैट मीन्स 10,000 देने थे, राम के सामने 10,000, 9800 दिए, कैश के सामने 9800 एंड 200 डिस्काउंट रिसीव्ड। 10,000, 9800, 200। क्लियर? 9th, अगर हमें डेटर पैसे दें, तो पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है। शाम से पैसे लेने थे, शाम ने पैसे दे दिए। एक डेटर इंक्रीज कर रहा है, दूसरा डेटर डिक्रीज कर रहा है। यस और नो? कौन सा डेटर इंक्रीज कर रहा है? कैश। कैश बढ़ गया। कौन सा एसेट डिक्रीज कर रहा है? डेटर। विच एसेट इज इंक्रीजिंग? कैश। विच एसेट इज डिक्रीजिंग? डेटर। सो द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। और अगर आपको याद हो तो हमारा डेटर था शाम। सो द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट to Shyam's account. Cash account debit to Shyam's account, being cash receipt from Shyam। हो सकता है शाम को मैंने 10,000 देने थे, वो कहते हैं मैं 9800 दूंगा। मैंने कहा चल कोई नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। दिस इज डिस्काउंट अलाउड, मेरे लिए खर्चा हो गया। पेमेंट received from debtor at discount। हम डेटर से पैसे रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट पे। एंट्री वुड बी
से कैश अकाउंट डेबिट 9800 टू श्याम्स अकाउंट, श्याम हमारा डेटर था 10,000, श्याम में 10,000 कैश में 9800, गॉट इट। श्याम में 10,000 कैश में 9800, बट डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं आ रहा, डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। बट हमने डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट में किया था डेबिट मस्ट इक्वल क्रेडिट, डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, दैट मीन्स इट्स अ कंपाउंड एंट्री, हमारे लिए खर्चा हो गया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट 10,000, कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच 9800, so how much is discount allowed 200, clear। ये डेबिट क्यों है? क्योंकि हमारा खर्चा है। कई बार डेटर बैड डेट्स हो जाते हैं, मतलब वो पैसा देने के लिए मना कर दे। ही सेज आई वॉन्ट बी एबल टू मेक यू पेमेंट। रीज़न हो सकता है उसका दिवाला निकल गया हो सकता है वटेवर, हो सकता है उसका दिवाला निकल गया हो, वो पेमेंट ना कर पाए। उस केस में हम बैड डेट्स अकाउंट ओपन करेंगे। बैड डेट्स, सो द एंट्री वुड बी पैसे आ रहे हैं तो कैश, नहीं आ रहे तो डिस्काउंट। अब आएंगे ही नहीं तो बैड डेट्स टू श्याम, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। सो कैश डेबिट करने का क्या मतलब है कि कैश आ रहा है। डिस्काउंट डेबिट करने का मतलब है कि मैंने बोला चल पैसे ना दे, थोड़े कम दे दे। और बैड डेट्स डेबिट करने का मतलब है कि पैसे आएंगे ही नहीं, मैं चाहता हूं पैसे हैं बट आएंगे नहीं। सो बैड डेट्स डेबिट हो रहा है क्योंकि खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस बढ़ गए। और श्याम क्रेडिट हो रहा है क्योंकि एसेट कम हो रहा है। दिस इज खर्चा, दिस इज एसेट। डन एवरीवन? अब ये 5 एंट्री से कुछ रिलेटेड मैं नोट्स लिखवा रहा हूं। नोट नंबर 1, अगर हम क्रेडिटर्स को कैश की जगह चेक दें, अगर हम डेटर से कैश की जगह चेक रिसीव करें तो कैश की जगह बैंक आ जाएगा। राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। इफ चेक इज पेड टू creditor in entry number 7 and if check is received from debtor in entry number 9, bank account will be replaced by cash account. If check is paid in entry number 7 and check is received in entry number 9, then bank account will be replaced, then cash account will be replaced by बैंक अकाउंट। कैश की जगह आप बैंक लिखेंगे क्योंकि पैसे कैश से नहीं जा रहे, कैश में नहीं आ रहे, बैंक में आ रहे हैं, बैंक से जा रहे हैं। नंबर 2,
ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सीखा था ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट होता है। सो अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश होगा। सो दिस इज कैश डिस्काउंट एंड नॉट ट्रेड डिस्काउंट। Trade discount will not be recorded in the books. Thus, discount credited in entry number 8 and discount debited in entry number 10 is cash discount. Clear everyone? एक टर्म आपको बताई थी बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। मैंने राम को पैसे नहीं दिए, राम को एक एग्रीमेंट साइन करके दे दिया, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया कि मैंने पैसे देने हैं। चेक नहीं, स्टैम्प पेपर, वो ज़्यादा कंक्लूसिव प्रूफ होता है। चेक में तो अगर चेक बाउंस हो जाए, पोस्ट डेटेड डाल दीजिए तो इट टेक्स टाइम बिकॉज वो आरबीआई के अंडर जाता है। कई बार स्टैम्प पेपर पे काम चलता है, उसे कहते हैं बिल्स पेएबल। अगर मैंने राम को बिल पेएबल दे दिया तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश में आएगा अगर कैश दिया, चेक दिया तो आएगा राम टू बैंक, बिल दिया तो एंट्री आएगा राम टू बिल्स पेएबल क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई। थर्ड, इफ बिल इज पेड और साइंड एंड गिवन टू राम, then bills payable account should be credited. Then bills payable account should be credited in entry number 7. So अगर राम को कैश दिया तो एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर राम को चेक दिया तो एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर राम को मैंने बिल दिया तो एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। सिमिलरली अगर शाम से कैश आया तो एंट्री आएगी कैश टू शाम अकाउंट। अगर शाम से चेक आया तो एंट्री बनेगी बैंक टू शाम अकाउंट। और अगर उसने मुझे बिल साइन करके दे दिया तो एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल टू शाम अकाउंट। सो कैश आया तो कैश टू शाम, चेक आया तो बैंक टू शाम, नहीं दिया आया तो डिस्काउंट टू शाम, बैड डेट्स हुए तो बैड डेट्स टू डिस्काउंट। और अगर उसने मुझे बिल साइन करके दे दिया कि बाद में आ जाएगा बिल रिसीवेबल टू शाम अकाउंट। अब आप में से कहीं सोचेंगे बिल के पैसे ना आए तो वो हम बाद में करेंगे, विल डू इट लेटर, मतलब करेंगे जर्नल एंट्रीज में ही, बट अभी के लिए हम सिर्फ डेटर क्रेडिटर की एंट्रीज कर रहे हैं। सो सिमिलरली इफ बिल इज रिसीव्ड बाय डेटर देन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट should be debited in entry number 9. Done? Any doubt? If yes, write it down. We'll take the doubts after lecture 2 complete. चलिए, related to fixed assets, you know what are fixed assets? Machinery, AC, furniture,
थर्ड इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी? वी हैव डन 11 एंट्रीज। आई थिंक आज हम 14 to 15 एंट्रीज कर चुके होंगे, 15 अप्रॉक्स। Related to fixed assets, third set of entries, entry number 12। सबसे पहले फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर को खरीदने की एंट्री, परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, फर्नीचर इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया। सो द एंट्री वुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक एसेट इंक्रीज कर गया, दूसरा एसेट डिक्रीज कर गया। अच्छा, चेक से भी पेमेंट हो सकती है तो एंट्री बनेगी फर्नीचर टू बैंक। काकू से भी फर्नीचर खरीद सकते हैं तो एंट्री बन जाएगी फर्नीचर टू काकू। बिल से भी पेमेंट हो सकती है तो एंट्री बन जाएगी फर्नीचर टू बिल्स पेबल। एक ही बात है। 13th, जब ईयर खत्म होगा, जब साल खत्म होगा तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। When the business is, when at the end of the year हर fixed asset पे depreciation charge होती है। What is depreciation? Decrease in the value of the fixed asset. So the entry would be, topic is depreciation of furniture। फर्नीचर की जगह मशीनरी भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? फर्नीचर की वैल्यू हो रही है कम, एसेट कम, तो फर्नीचर को करेंगे क्रेडिट। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है तो उसे करेंगे डेबिट। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। 1 लाख का फर्नीचर साल खत्म होने पर 90,000 का रह गया तो 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगी। 1 लाख हेयर, 10,000 हेयर, तो क्या वैल्यू रहेगी? 90,000। डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है क्योंकि खर्चा है, फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है क्योंकि एसेट कम हो रहा है। 14th, फर्नीचर को सेल किया जाएगा, कुछ 2-3 साल बाद फर्नीचर को सेल किया जाएगा। सेल ऑफ फर्नीचर। अब फर्नीचर किस पे बेचा जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, और प्रॉफिट और लॉस। ए, नो प्रॉफिट नो लॉस। 1 लाख का फर्नीचर 10,000 की डेप्रिसिएशन लग गई। 1 लाख का फर्नीचर 10,000 की डेप्रिसिएशन लग गई। व्हाट इज द बीवी ऑफ फर्नीचर? बीवी स्टैंड्स फॉर बुक वैल्यू। फर्नीचर की बुक वैल्यू बन गई 90,000। उसे कितने में बेचा? 90,000 में। नो प्रॉफिट नो लॉस। ये नहीं सोचना 10,000 का लॉस हो गया। कहाँ लॉस हुआ है? 10,000 का तो खर्चा हुआ है, फर्नीचर को यूज भी तो किया है ना हमने 1 साल। सो 90,000 का फर्नीचर 90,000 में बेच दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नो प्रॉफिट नो लॉस।
1 लाख का फर्नीचर, 10,000 की डेप्रिसिएशन, 90,000 बीवी बुक वैल्यू, उसे 90,000 में बेच दिया। बी, 90,000 के फर्नीचर को 1,10,000 में बेचा, 90,000 के फर्नीचर को 1,20,000 में बेचा एट प्रॉफिट। 90,000 के फर्नीचर को 1,10,000 में बेचा, दैट मीन्स हमने प्रॉफिट में बेचा। सो इसकी दो एंट्रीज आएंगी, पहले बेचने की, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1,20,000, 30,000 का प्रॉफिट हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। वन लाख का फर्नीचर खरीदा, 10,000 की डेप्रिसिएशन लगी तो फर्नीचर आ गया 90,000 का, उसे 90,000 में बेचा तो ये एंट्री। 1,20,000 में बेचा, 30,000 का प्रॉफिट, तो कैश टू फर्नीचर 120, कैश 120 आ गया, फर्नीचर 120 चला गया। इस हिसाब से 30,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ है, पर फर्नीचर तो पड़ा ही नहीं। 90,000 का फर्नीचर था, 1,20 में बेचा तो 30,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो जब बैलेंस शीट में पड़ा होगा फर्नीचर है ही नहीं, फर्नीचर तो दिख ही नहीं रहा, इसलिए वो 30,000 हमारा प्रॉफिट है, उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फर्नीचर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सी, एट लॉस, अगर हम फर्नीचर लॉस में बेचें, 90,000 का फर्नीचर 85,000 में बेचा, 90,000 का फर्नीचर 85,000 में बेचा, 5,000 का लॉस, तो पहले कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 85,000, 90,000 का फर्नीचर 85 में बेचा तो कैश टू फर्नीचर 85, 5,000 का लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर 5,000। क्लियर? प्रॉफिट की दो एंट्री, लॉस की दो एंट्रीज। एनी डाउट? कुछ नोट्स लिखते हैं इसके। नोट नंबर 1, जौन सा भी अकाउंट होगा उसे डेबिट क्रेडिट करना है, जरूरी नहीं है फर्नीचर की जगह लैंड, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी कोई भी हो सकता है, उसे आपने डेबिट करना है। कैश जरूरी नहीं है, कैश की जगह बैंक, क्रेडिट, पर्सन का नाम और बिल की अमाउंट भी आ सकती है, दैट इज बिल्स पेएबल। नोट नंबर 1, if the name of fixed asset is not mentioned, अगर तो नाम गिवन है फिक्स्ड एसेट का फिर तो ठीक है, उसी का नाम लिखो, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अगर नहीं गिवन, if the name of fixed asset is not mentioned, then fixed asset account will be opened। फिर हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट ही ओपन करेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और व्हाटएवर। 2, कैश, बैंक, पार्टी नेम, बिल्स पेएबल will be credited depending upon the nature of transaction। जैसी ट्रांजैक्शन होगी उसे ही क्रेडिट करना है। कैश जा रहा है तो कैश, चेक जा रहा है तो बैंक, बिल जा रहा है तो बिल पेएबल, पार्टी का नाम है तो काकू। 3, कोई भी खर्चा हो फिक्स्ड एसेट पे तो उसको ऐड कर देंगे ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। फर्नीचर खरीदा 1 लाख, उस पे खर्चा किया 10,000 तो यहाँ पे 110 आएगा, खर्चे को अलग रिकॉर्ड नहीं करना।
कोई भी एक्सपेंस फिक्स्ड एसेट पे हो तो उसमें ऐड कर देंगे। लैंड खरीदा 10 लाख का, रजिस्ट्रेशन पड़ी 1 लाख, तो हम डालेंगे लैंड टू कैश, लैंड टू बैंक 11 लाख। खर्चे को अलग रिकॉर्ड नहीं करते। एनी एक्सपेंस इंकर्ड टू मेक फिक्स्ड एसेट इन वर्किंग कंडीशन। मैंने कंप्यूटर खरीदा 40,000 का, साथ में 500 का माउस खरीदा, तो यहाँ पे कंप्यूटर की अमाउंट 40,500 आएगी, क्योंकि उसके बगैर तो कंप्यूटर वर्किंग पोजीशन में ही नहीं है। एनी एक्सपेंस इंकर टू मेक फिक्स्ड एसेट इन वर्किंग कंडीशन, देन इट शुड बी एडेड टू गेट फाइनल अमाउंट। ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ये हम कर चुके हैं पहले। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल की वजह से नोट नंबर 4, दो एसेट्स ऐसे हैं जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। देयर आर टू फिक्स्ड एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। एक लैंड, बिल्डिंग पे होती है चार्ज, बिल्डिंग तो खराब हो जाती है मेंटेनेंस पर। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। और इन्वेस्टमेंट मतलब एफडी, हाँ कम हो जाती है उसकी वैल्यू। गोल्ड पर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, सिस्टमेटिक वे से कम नहीं होती, यूज करने की वजह से वैल्यू कम नहीं होती। ज्वेलरी की वैल्यू कम हो सकती है, गोल्ड की नहीं। सो डेप्रिसिएशन will not be charged on land and investments. Done? लास्ट वन, ये दोनों एंट्रीज मर्ज हो सकती हैं। 90,000 का फर्नीचर कितने का बेचा? 85 का। 90 का फर्नीचर 85 में बेचा, तो पहले कैश टू फर्नीचर 85, फिर लॉस टू फर्नीचर 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैश 85, लॉस 5 टू फर्नीचर 90। कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। इसको नहीं कर सकते, क्यों? फर्नीचर क्रेडिट है, फर्नीचर डेबिट है। क्रेडिट का उल्टा डेबिट। हाउ यू कैन मर्ज इट? यू कैन नॉट। इसे मर्ज कर सकते हैं, फर्नीचर क्रेडिट है, फर्नीचर क्रेडिट है। गेटिंग? This can be merged, this cannot. Entry number 14C can be merged. That is, can be posted in compound entry. You know what is compound entry? जिसमें दो डेबिट या दो क्रेडिट हो। आज हमने 3 पॉइंट्स किए हैं। द फर्स्ट रिलेटेड टू स्टॉक, द सेकंड रिलेटेड टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, एंड थर्ड रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। ये 14 एंट्रीज जो मैंने आपको करवाई हैं, एक बार आप माइंड में बिठाएंगे। दिस इज योर होमवर्क। 15-20 मिनट्स लगा के ये 14 की 14 एंट्रीज अपने माइंड में बिठाइए, ताकि आगे वाली एंट्रीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। This is our lecture 2.2a। कल हम करेंगे 2.2b। I have divided the journal entries into 3 or 4 parts. Bye bye, take care, namaste।